सुनो ध्यान से। एक बुलेट फायर, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। एक बुलेट फायर किया गया था जिसका वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड था। इसका मास दे रखा है। ये बुलेट जब इसको फायर करते हो तो इसके सामने एक ब्लॉक आता है, वुडन ब्लॉक है ना, ये एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है जो एक सीलिंग से एक वायर के थ्रू, एक रस्सी के थ्रू मैंने इसको लटका रखा था। ये बुलेट जब इसको हिट करता है ना, तो हिट करने के बाद ये जो है ना रेस्ट में आ जाता है इंस्टेंटली। इसको बोला गया कि इंस्टेंटली रेस्ट में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कॉलिजन कैसा रहा होगा, ये इन इलास्टिक कॉलिजन रहा होगा। इन इलास्टिक कॉलिजन में हमारा मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो सबसे पहले आपको, अभी सवाल ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है ये समझो। इसके बाद सवाल क्या कह रहा है, सवाल पूछा है कि अब ये सीलिंग से लटक रहा होगा, तो फिर ऑब्वियस है कि ये जो बुलेट है, बुलेट और ये वुडन ब्लॉक दोनों मिलकर के साथ ही साथ इस तरफ मूव करेंगे, कुछ ऐसे मूव करेंगे। तो आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि ये कुछ हाइट यहाँ आएगा और यहाँ पे आकर के ये वुडन ब्लॉक जो है ना कुछ ये ऐसे आ जाएगा, और इसमें कहीं पे बुलेट इसमें ट्रैप्ड होगा। बुलेट तो इसमें ट्रैप्ड रहेगा ना, बुलेट तो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। तो सवाल ये कर रहा है कि ये कितना हाइट राइज कर गया होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दिस हाइट इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, सवाल समझ में आया भाई सबको? सवाल क्या कर रहा है, बुलेट आया, बुलेट इस पे हिट किया था, ये रेस्ट में था ना, पहले ये वुडन ब्लॉक रेस्ट में था, वुडन ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था। जब बुलेट आया होगा तो बुलेट इस पे इम्पैक्ट किया होगा ना, इस इम्पैक्ट के कारण ये इसमें अटैच हो गया, अटैच होकर के अब ये दोनों साथ मूव करने लगते हैं। तो सवाल ये कर रहा है कि ये कितना हाइट ऊपर गया होगा, यही आपको बताना था। तो सबसे पहले तो यहाँ का इन दोनों का साथ वाला जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी मुझे पता करना होगा। ये वेलोसिटी क्या है, इन दोनों के साथ की वेलोसिटी। वुडन ब्लॉक कितना हाइट ऊपर गया ये बताना है। जैसे कि ये था ना, ये एक वुडन ब्लॉक था, इसमें बुलेट आया, बुलेट आकर के इसमें ट्रैप्ड हो गया ना, फंस गया बुलेट। बुलेट फंसा होगा लेकिन कुछ मोमेंटम लेकर के आ रहा था ना भाई, बुलेट तो मोमेंटम लेकर के आ रहा था। तो बुलेट अब क्या होगा, बुलेट और ये ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करेगा। तो ये रस्सी से बंधा हुआ था, तो ये बुलेट और ये वुडन ब्लॉक दोनों जो है ना कुछ इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, है ना, कुछ इतना हाइट राइज कर जाएगा और फिर वो अचानक जाकर के क्या हो जाएगा, रेस्ट में चला आएगा। तो यही आपको हाइट निकालना है। ये यहाँ पहले ये यहाँ पे था ना भाई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट, ये हाइट आपको बताना है कि ये कितना हाइट राइज कर गया। बुलेट अलोंग विथ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक अलोंग विथ बुलेट, बुलेट और वुडन ब्लॉक दोनों कितना हाइट राइज कर गए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा तो भी थोड़ा सा कोशिश करो, ये समझ में आएगा। ठीक है, सवाल समझ में, बुलेट था, फिर से देखो भाई, बुलेट है, बुलेट, अगर बुलेट को मैंने फायर किया, बुलेट एक वुडन ब्लॉक था, वुडन प्लैंक एक रखा हुआ था, बुलेट जाकर के वुडन ब्लॉक में एंटर करता है। एंटर करने के बाद बुलेट का स्पीड जीरो हो जाता है, आई मीन बुलेट रुक जाता है पूरी तरह से। लेकिन बुलेट कुछ मोमेंटम लेके आया होगा। तो बुलेट अगर मोमेंटम लेके आया होगा तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बुलेट रुक गया होगा तो ये वुडन ब्लॉक जो है ना ये भी पूरा का पूरा रुक ही गया होगा। बुलेट और वुडन ब्लॉक अब ये दोनों साथ मूव करते हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये दोनों के पास कुछ एक वेलोसिटी है। तो जब इन दोनों के पास कुछ वेलोसिटी होगी तो इस वेलोसिटी के सहारे ये आगे की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, यस सर, 2.04 मीटर पर सेकंड। हाँ 2.04 मीटर पर सेकंड आ रहा होगा। तो इसको सबसे पहले तो इन दोनों को एक सिस्टम मानो, इन दोनों को सिस्टम मान करके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब अप्लाई करते हो इन दोनों के लिए, m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों का अलग अलग ना, बुलेट का अलग मास और प्लैंक का अलग मास, बुलेट की अलग वेलोसिटी, प्लैंक की अलग वेलोसिटी, बराबर। अब नया मास क्या हो जाएगा, अब दोनों एक साथ जाने लगा ना, एम बुलेट, प्लस एम। हाँ यस, बुलेट और ये वुडन ब्लॉक दोनों अब एक साथ जाने लगा। तो मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ और दोनों का कॉमन वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई, m1 v1 कितना है, m1 की वैल्यू है 0.012, v1 की वैल्यू है 70, m2 की वैल्यू 0.4 है। लेकिन m2 का वेलोसिटी जो था ना, ये जो वुडन ब्लॉक रखा हुआ था ना, ये रेस्ट में रखा हुआ था। बुलेट जब इसको हिट किया था, हिट करने के बाद दोनों मूव करता है, लेकिन जो वुडन ब्लॉक था ना इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ था। तो 0 बराबर m1 प्लस m2 का हो जाएगा वैल्यू 0.412, दोनों एक साथ हो गया ना, दोनों को मैंने क्लब कर दिया है, इनटू वेलोसिटी, ये मुझे चाहिए। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है भाई, देखो ये 0 से ये गया 0.84 डिवाइडेड बाई 0.412। ठीक है, फर्स्ट लाइन फिर से समझा दो। ओके देखो, फिर से देखो, ये देखो, ये यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ था ना, वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, इसकी वेलोसिटी मैंने जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो दे रखा है, इस वुडन ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो दे रखा है, ये रेस्ट में रखा हुआ था। यहां से मैंने एक बुलेट फायर किया, ध्यान से देखो, यहां से मैंने एक बुलेट फायर किया। ठीक है, बुलेट फायर किया, ये देखो, जब बुलेट फायर किया तो इस बुलेट का कुछ एक वेलोसिटी था, ये कितने वेलोसिटी से आ रहा था भाई, 70 मीटर पर सेकंड से ये आ रहा था।
आते 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 ये इसको क्या किया, हिट किया ना, ये इनिशियली रेस्ट में है, आते आते ये इसको हिट किया, हिट करने के बाद क्वेश्चन ये कर रहा है कि जैसे ये हिट करता है ना, ये इसमें जाके चिपक जाता है, ठीक है। चिपकने के बाद क्या होगा, ये बुलेट है, इसका मास दे रखा है 0.012, आई थिंक यही है ना, और इसका मास दे रखा है 0.4 kg, इसका मास है 0.4 kg, ठीक है। तो अब ये कुछ मोमेंटम लेके आ रहा था ना, तो ऐसा नहीं है कि जब इसमें चिपक जाएगा ना, तो ये जो वुडन का ब्लॉक है और ये दोनों भी रेस्ट में आ जाएंगे। होगा क्या, ये बुलेट और ये वुडन ब्लॉक अब ये दोनों आगे की ओर मूव करना शुरू करेंगे। मूव करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ था, ये वुडन ब्लॉक जो है ना, ये रस्सी से बंधा हुआ था, ऊपर जाएंगे। तो ये आगे नहीं मूव करेगा ना। अब ये कुछ इस तरह का सर्कल में ये रोटेट करना, यहाँ से कुछ ये रोटेट करेगा, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक अपने साथ बुलेट को लेकर के ऊपर की ओर चला जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि ये कितना हाइट राइज किया, ये हाइट और ये हाइट, दिस इज हाइट। ये जो हाइट राइज किया ना, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कितना हाइट राइज किया, ठीक है। चलो पहले हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। मोमेंटम कंजर्व कैसे करेंगे ये देखो तो। सर 0.21 ठीक मीटर। है, रुक जाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मोमेंटम हम कंजर्व करने जा रहे हैं। ये देखो, इसकी वेलोसिटी दे रखी थी 0.0, इसकी वेलोसिटी 70 दे रखा है, 70 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास दे रखा है 0.012 0.12 किलो। किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे प्लैंक रखा हुआ था, प्लैंक का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, 0। और इसका मास जो है ना वो 4 kg है। 0.4 kg। दोनों कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद क्या हो गया भाई, फाइनल सर क्या है, ये 4 kg इनिशियल है नहीं ना। है, 0.4 kg है। यस यस, ठीक है, ये इनिशियल है ना, ये पूरा आपका इनिशियल स्टेट है, इनिशियल। फाइनल क्या हुआ भाई, फाइनल में ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक में ये आकर के बुलेट जो है ना ट्रैप्ड हो जाता है, ट्रैप होकर के दोनों का मास, अब दोनों एक साथ चलने लगते हैं, तो इन दोनों का मास m1 प्लस m2 हो गया, और ये दोनों जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा उसको मैंने v मान रखा है, तो यही v मुझे निकालना है। तो दिस इज योर फाइनल, ठीक है। तो इसमें हम इस प्रॉब्लम में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों अप्लाई करेंगे। सवाल ये है कि इस क्वेश्चन में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो इस सिस्टम का कंजर्वेशन, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। क्वेश्चन जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने का शर्त यही है कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो जब ये बुलेट इसको हिट किया होगा ना, तो ये जो हिट करने वाला फोर्स है ना, वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स करने का मतलब क्या है, बुलेट इसको हिट किया होगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये इसको हिट किया होगा, तो ये दोनों फोर्सेज जो है ना वो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल, ये इंटरनल फोर्स होता है। तो अगर इस सिस्टम पे लगने वाला फोर्स सारा का सारा इंटरनल ही था, तो हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्व करते हैं भाई। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल पी बराबर फाइनल पी। चलो इनिशियल पी क्या है भाई, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम, आ जाओ। तो m1, ये m1 है, m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल में तो दोनों साथ हो गया था, m1 प्लस m2 का v। इनटू वी। चलो सबकी वैल्यू दो भाई, m1 की वैल्यू दोगे तो यहाँ पे आएगा 0.012। 0.012 इंटू वी1 की वैल्यू 70, और 70। m2 0.4 0.4 इंटू इंटू 0। 0, ठीक है। देखो ये जो प्लैंक जो रखा हुआ था ना, इनिशियली रेस्ट में था, ये प्लैंक पहले कंडीशन में ये रेस्ट में था, इसके हिट करने से पहले ये रेस्ट में था, बराबर दोनों का सम करना है, तो दोनों को सम करोगे, 0.012 प्लस 0.4। हाँ ये 412 हो जाएगा इंटू वी, ये वी हमें चाहिए। तो यहाँ से इस v को जब सॉल्व करोगे ना, तो ये 0 से ये गया, वो आ गया पॉइंट, 2.04 हाँ मीटर पर सेकंड। 0.84 डिवाइडेड बाई 0.412 इंटू 0। तो बयालीस, तो ये सिंपली इसको 2 मान लो, 2 मान सकते हैं इसको ना, 2 मीटर पर सेकेंड यस सर, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 2। ये जो 0.412 है ना, इसको 0.42 अगर कर दोगे तो 42, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये 412 है ना, इसको 42 कर दो, ये 2 मीटर पर सेकेंड। चलो अब मेरे पास जो नया जो मेरे पास केस आया ना, मेरे पास जो नया केस आया, उसमें ये जो सिस्टम था ना, ये जो ब्लॉक था, ध्यान से देखो मेरे पास हुआ क्या, इसके बाद क्या होता है। चलो अब नए नए तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, नए तरीके से। देखो ये हमारा ब्लॉक था, इस ब्लॉक में ये बुलेट ट्रैप्ड है, ठीक है। और ये बुलेट, इन दोनों की वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूं ना, मैंने निकाल लिया,
2 Yes, मीटर sir. पर सेकेंड। ठीक है, अब ये रस्सी से बंधा हुआ है तो ये आगे तो नहीं बढ़ेगा, ये एक सर्कल में मूव करना शुरू करेगा ना। ये एक रस्सी से बंधा हुआ था, ये आगे नहीं जाएगा, ये एक सर्कल में मूव करेगा, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे मूव करेगा। तो फाइनली मान लो कि ये यहाँ पर आया होगा। ठीक है, ये आपको ये हाइट निकालना था ना, यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालना था। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। तो पहला स्टेप में मैंने क्या किया, पहला स्टेप में मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करके इन दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी कंजर्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ का एनर्जी जो होगा मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का एनर्जी, एनर्जी का तो लॉस कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ का एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का एनर्जी। चलो यहाँ का एनर्जी कितना है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। आपको सब कुछ पता है ना, आपको m1 पता है, आपको m2 पता है, अभी अभी आप v भी निकाल चुके हो, v की वेलोसिटी, v की वैल्यू 2 आप निकाल के आ रहे हो, तो 2 आपको पता चल गया। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा ना। पूछा गया था, आपसे पूछा था कि ये कितना मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स ये कितना हाइट जाएगा। सवाल ये कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये कितना हाइट जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये हाइट तभी तक जाएगा जब तक उसके पास वेलोसिटी रहेगी। यानी जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो अगर इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो चुका है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, जो भी इसके पास बचा खुचा है वो पोटेंशियल वाला है, Potential इक्वल्स energy टू mgh. mgh। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाउ, है ना, ये इसको मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ये तो एनर्जी का तो वायलेशन कभी हो ही नहीं सकता है, तो इनिशियली कितना है भाई, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। फाइनल इसके पास कितना आ गया, m1 Plus प्लस m2 m2gh. इंटू जी एच। ये एम जी एच नहीं होगा, ये m1 प्लस m2 इंटू जी एच होगा। जब भी चलेगा तो दोनों ब्लॉक साथ चलेगा ना। Yes, sir. चलो ठीक है भाई, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हाइट का जो वैल्यू आ गया वो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हाइट बराबर 0.2. पी स्क्वायर बाई 2g। तो ये 0, v की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 0.2 मीटर आंसर आया। गेट इट। बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों किया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा होगा। तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, मुझे ये तो दिख रहा है। हाँ ना, पूछो, कुछ पूछ रही हो। सर जो आपने लास्ट स्टेप किया ना, एक बार वो दोबारा से बता दो। ये वाला स्टेप बाय द तो ये प्रिंसिपल। h इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2g। हाँ, इस ये वाला। ओके, आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताना क्या है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो ये m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ बच गया g ऑफ h। यहाँ से h की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाई 2g। ये से ठीक है, हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से h की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया 0.2 मीटर। पूछो भाई, किसी को कुछ डाउट है तो। ठीक है, हमने क्या किया, 2 स्टेप में इस सवाल को 2 स्टेप में सॉल्व किया ना। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप में हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और दूसरा स्टेप में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी हमने कंजर्व कर दिया। पूछो भाई, किसी को कोई डाउट है तो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। इसमें सिंपल सा है, बुलेट इसको हिट किया था, हिट करने के बाद हमने कंजर्वेशन इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, जो हिट करता है वो एक इंटरनल फोर्स है ना, उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। वो दोनों अंदर में क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है ना, वो दोनों हिट कर रहा है क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने दोनों को सिस्टम मान रखा है, जैसे अर्थ और प्लेनेट का अगर सिस्टम, अर्थ और सन का अगर जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, वो इंटरनल फोर्स होता है। अर्थ अगर सन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, तो सन भी अर्थ पे उतना ही उल्टा में लगा रहा होता है, दैट इज इंटरनल फोर्स। तभी इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। जो केपलर का सेकंड लॉ जो था, केपलर्स का जो सेकंड लॉ था,
वो यही तो था, केपलर का सेकंड लॉ, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहीं से आता है, क्योंकि जब तक फोर्सेस इंटरनल है ना, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, श्योर रहेगा। ठीक है, जब तक टॉर्क जो है ना वो इंटरनल है, एक्सटर्नली आप टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहे हो, तब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। जब तक फोर्स इंटरनल है तब तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। तो दो स्टेप में बना, पहला स्टेप ये था, इन दोनों को यूज करके मैंने इन दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहां से यहां तक अगर ये ब्लॉक गया हुआ है तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके हाइट निकाल लिया। ठीक है, दो स्टेप में इसको आप कर लेना। चलो एक और सवाल है, सेम सवाल बिल्कुल ऐसा ही है ना, ये देखो ये क्या कर रहा है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूव्स इतना स्ट्राइक्स अ ट्री एंड गोज आउट फ्रॉम द अदर एंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन इन पासिंग थ्रू द ट्री। देखो क्या कर रहा है, ये बुलेट था, ठीक है, ये बुलेट यहाँ पे एक ट्री है ना, ये एक ट्री है, इस पेड़ को आया, इस पेड़ को हिट किया, जब पेड़ को हिट किया होगा तो इसकी वेलोसिटी, जब पेड़ को हिट किया था तो यहाँ जब हिट किया था ना, ये जब हिट किया था तो इसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड था। हिट करके जब ये बाहर निकला ना, ये बुलेट जब हिट करने के बाद ये यहाँ से बाहर निकला था तो इसका वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन पासिंग थ्रू द ट्री। जो ट्री से ये पास किया होगा तो ये कितना वर्क किया है ये आपको बताना है अभी। बताओ कहाँ है तुषार, तुषार बताओ भाई। तुषार इसको सॉल्व कर सकता है। तुषार आप हो ना? ये बस ऑन करके ये चला गया है। चलो और है कोई सर है। अच्छा चलो तो बताओ तुषार, अभी तो तुमने बताया था इसका आंसर, बताओ ये वही है जो तुम बताया हो, तुम ही बताया था ना वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। यस सर। हाँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, चलो देखो यहाँ जब ये हिट किया था, देखो ध्यान से देखो, जब ये यहाँ पे हिट किया था जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था भाई, काइनेटिक एनर्जी कुछ इनिशियल रहा होगा। जब यहाँ से ये बाहर निकला, बाहर निकला तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया। ठीक है, तो चेंज आपको चेंज दिख रहा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज दिख रहा होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो भाई, हाफ एम 900 जूल्स। वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ठीक है, यही तो वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क आपसे पूछ रहा था, सवाल आपसे वर्क पूछ रहा है ना, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क वर्क डन का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल दो भाई। हाफ 900 जूल आ रहा है, देखो भाई सबका सही आ रहा है, हाफ। फाइनल इसकी वेलोसिटी है 400 का स्क्वायर, वेट वेट वेट, एम इसका कितना दे रखा है, 20 ग्राम है ना, तो एम का वैल्यू हो जाएगा 0.02 इंटू 400 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 0.02 इंटू 500 का स्क्वायर। ठीक है, इसको निगेटिव आना ही है भाई, ये निगेटिव में आएगा, 100% निगेटिव में ही आएगा ये। यस तो सर, हमने हाफ, वर्क डन बाय बुलेट बता दिया, वो नेगेटिव ऑफ ट्री हो वो जाएगा ना। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ही होता है। 4 4 जा 16 माइनस यहाँ से आओगे हाफ इंटू 0.02 इंटू 5 5 जा 25। 900 आ रहा है ना, सबका आ रहा है 900। बताओ भाई सबका 900 आ रहा है। चलो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। मुकुल का तो 900 और प्रिंस का भी 900 तो आ ही गया था ना। यस सर, सर जो इसमें आपने हाफ इंटू हाँ 0.02 कॉमन ले लेंगे पहले। ठीक है सॉल्व कर, हाँ बोलो कोई बोल, हाँ कोई कौन बोल रही बताओ। सर जो आपने 0.02 लिया है, अगर ये 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो सर 0.2 केजी आएगा ना। 0.2 kg कैसे आएगा, 20 इंटू 10⁻³ करोगे ना, तो 20 और एक और जीरो लेकर आओगे, इसको 10⁻³ आप लिख सकते हो ना। देखो यस तो, सर, ओके। ठीक है, तो आपको तीन चाहिए ना, 1 2 3, तो 3 के पहले आपको डेसिमल लगाना है ना। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो भाई। देखो ये प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लिकेटेड था, इसको अगर आप न्यूटन्स लॉ से बनाने जाते हैं, इसको आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फलाना ढिमकाना कुछ भी करते, ये सवाल जिंदगी में कभी नहीं बनता।
ये जब पेड़ के अंदर से गया होगा ना, पेड़ के अंदर ये गुजरा होगा, तो इस पर यस सर, फ्रिक्शन लगा, आर पार हो गया क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लगा था। ये देखो, समझो इस पे फ्रिक्शन लगा ना, ये पूरा पेड़ इस पे फ्रिक्शन लगाया होगा, लेकिन बुलेट में इतना पावर होगा, इतना हाई मोमेंटम के साथ ये गया होगा ना, कि ये फिर भी कितना भी फ्रिक्शन लगा लेना पेड़, ये इसको चीरते फाड़ते आगे निकल गया। तो सोचो कि इसका वर्क निकालना कितना मुश्किल काम है, असंभव है। पता नहीं ये अंदर में फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, कहाँ से फ्रिक्शन लगा होगा। फ्रिक्शन आप पहले आप फ्रिक्शन निकालोगे, फ्रिक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको वर्क मिलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम सोचो कितना स्ट्रांग वेपन है, कितना ताकतवर हथियार है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ का हमें जरूरत नहीं पड़ा, हमें फ्रिक्शन से मतलब ही नहीं है। पता नहीं अंदर गया होगा तो फ्रिक्शन क्या लगा होगा, कहाँ से लगा होगा, किधर लगा होगा, मुझे पता ही नहीं है। मुझे आई डोंट केयर, फ्रिक्शन से मतलब ही नहीं है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब फिजिक्स का सबसे पावरफुल वेपन है भैया, एकदम जबरदस्त। जब सवाल कुछ से भी नहीं बनता है ना, जब सवाल कहीं से कुछ से नहीं बनेगा ना, तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, इससे तो आंसर आ ही जाता है, कुछ भी कर लो। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग वेपन, बहुत ही ताकतवर है भैया, इसको किसी की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि अब इसके अंदर जाओ, स्टेप वाइज आप फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ लगा होगा, यहाँ फ्रिक्शन कुछ लगा होगा, यहाँ फ्रिक्शन कुछ लगा होगा, यहाँ कुछ लगा होगा, लगते लगते बेचारा ये बुलेट लड़ते झगड़ते आखिरकार बाहर तो निकल गया। अब इन सबको फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट करते करते आप वर्क निकालोगे। सोचो आप ट्रैप्ड हो जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी, वर्क डन नहीं निकल पाएगा इससे। पहले ही लगा देते हैं, मतलब नहीं समझा मैं, पहले लगाने का क्या मतलब था? यहाँ से तो यहीं पे आके लगाओगे ना, मैं नहीं समझा गया। नहीं हाँ सर, इससे अच्छा हम पहले ही वर्कनरी थ्योरम लगा दें। पहले कैसे लगाओ, आखिर यहीं से लगाना स्टार्ट करोगे ना, जहां से एनर्जी का, ओके ओके ठीक है, जहां से एनर्जी। तो आपका क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, और ऑल द फोर्सेज में कौन है, पता नहीं अंदर में कौन कौन फोर्स लग रहा था, मुझे पता ही नहीं है। मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता था, मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता था। तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी लॉस हुआ होगा, वो सारा का सारा वर्क इन डन इन फ्रिक्शन चला गया। चलो ठीक है, मैं इसको अभी वाइंड अप करता हूँ, और अगला जो टॉपिक है ना, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने इसके करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर आप करोगे तो फिर आप अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना, वुडन ब्लॉक ये आया, हिट किया, हिट करने के बाद वुडन ब्लॉक जो था ना, बुलेट को लेकर के ऊपर चला गया। तो ये हाइट अगर आप अच्छे से निकालना सीखे हो ना, तो आप बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कर पाओगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करोगे। यस सर। क्या हो गया अभी? सर वेव। हाँ वेव, इसको पहले हटाने तो दो। वेव में डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट कर रखे हो भाई सब? सर डिलीटेड है। यस सर। अच्छा डिलीटेड है क्या? सर आपने करवा दिया था। ओके 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 ओके। और कौन कौन है जो कर रखा है भाई बताओ? सर आप ही ने करवाया था सर हाँ आपने मैंने, लास्ट कराया है। वीक। हाँ मैंने करवाया, चलो ठीक है, मुझे पता नहीं था कि वो डिलीटेड है। चलो आ जाओ। यार ये करप्ट कैसे हो जा रहा है? वाला और लैपलास करेक्शन भी डिलीटेड है। अच्छा लैपलेस भी डिलीटेड है? लैपलास करेक्शन डिलीटेड नहीं है, सिर्फ डॉपलर डिलीटेड है सिर्फ। कल मैम से पूछा था तो मैम ने बताया कि डिलीटेड है। ठीक है, वो लैपलेस वो पूछेगा भी नहीं, लैपलेस डिलीटेड हो या ना हो, वो पूछेगा नहीं। उसको आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपने आपने जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो निकाला था ना, वो आपने कैसे निकाला था, ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट रुकना भाई। हाँ ठीक है, हाँ ये सर, सेव हो नहीं गया। है लैपलेस कर, मतलब हाँ लैपलेस वो हो या ना हो, सर मतलब साउंड वेव का है ही नहीं कुछ इसमें। ठीक। अच्छा, साउंड वेव का ऑर्गन पाइप होगा ना? यस यस सर। सर। ऑर्गन पाइप्स वाला स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स और फंडामेंटल हाँ मोड एंड हार्मोनिक्स। ठीक है। तो वैसे भी सीट में ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, ये सीट्स जो है ना, जो भी ये सीट है, ये ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। और सर ज्यादा टाइम भी नहीं है। हाँ ज्यादा टाइम भी नहीं है, सीट में क्वेश्चंस भी नहीं है। ये सीट जो भी बना है ना, ये सीट कुछ अच्छा बना भी नहीं है, लगता है कि कोई
So, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी बहुत इसमें, गलत क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे डाले हुए हैं। चलो इसको शुरू करते हैं। सर एक बार ऑर्गन पाइप वाला समझा देना। ठीक है चलो वेव्स। हाँ जी बताओ। एक्सप्लोजन्स ऑन अदर प्लैनेट्स आर नॉट हर्ड ऑन अर्थ, बताओ इसका कारण। सर क्योंकि वैक्यूम से साउंड यस वेव ट्रेवल नहीं होती। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है, तो अदर प्लैनेट्स के ऊपर जो भी हो रहा होगा वहां से यहाँ तक आने के लिए मीडियम चाहिए होगा। तो वहां क्या हो रहा है वो हमें इसलिए सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि मीडियम जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, मीडियम नगण्य होता है, मीडियम नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, बताओ भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को प्रेशर वेव्स क्यों कहते हैं? हाँ, साउंड नीड, या ये राइट आंसर है। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, राइट, मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये साउंड को जरूरत पड़ती है भाई मीडियम को, इसके बिना ये ट्रेवल नहीं कर। वेव्स बहुत तरह के होते हैं ना, वेव्स आप जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जो लाइट हम तक पहुंच रहा होता है, सन से जो लाइट निकलती है वो हम तक पहुंचती है, तो उसके लिए हमें मीडियम्स की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। बट ये जो वेव होता है ना, ये वेव की बात हो रही है ना, आखिरकार साउंड भी तो एक वेव ही है। बट ये अनलाइक लाइट के जैसा ना हो करके इसको मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, बताओ भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को प्रेशर वेव्स क्यों कहते हैं? Because it travels only compression and rarefaction. हाँ ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का ये जोन बनाता है, ये सही बात है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का ये जोन बनाता है ना। तो होता क्या है ना, ये देखो, जब ये डिस्प्लेस हो रहा होता है, ध्यान से समझो ये होता है, ये फेनोमेनन कैसे होता है, डेंसिटी चेंज, राइट। ये देखो, ये कंप्रेशन, सपोज करो ये कंप्रेशन है, तो इसका अगला जो रीजन होता है वो रेयरफैक्शन होता है, फिर इसका अगला रीजन कंप्रेशन होता है, फिर अगला रीजन रेयरफैक्शन, कुछ इस तरह से बन करके जो है ना साउंड वेव ट्रेवल करता है। ठीक है, ये आगे तक जाता है और ये पीछे तक आता है। तो जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जहाँ पे मिलते हैं ना, ये जो पोजिशन होता है ना, यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना ये मैक्सिमम होता है, क्रिएट प्रेशर डिस्टर्बेंस, या बेसिकली वही है, ये प्रेशर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सही जवाब है। देखो ये प्रोसेस होता कैसे, मैं ये बता रहा हूँ। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जहाँ पे मिलते हैं ना, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं, वहां पे प्रेशर जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। ये प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं, वहां वो जो पॉइंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है, डिस्प्लेसमेंट नोड होता है। और जहां जहां ये दोनों मिल रहे होते हैं वो प्रेशर का एंटी नोड होता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फेज में होता है ना, प्रेशर मैक्सिमम होता है, प्रेशर एंटी नोड। ठीक है, जब रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन जहां मिलता है वहां ये होता है। इन दोनों के बीच की अगर बात करोगे तो मान लो कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन का अकेले की बात करोगे, ये दोनों अगर मिल रहा होता है, ये दोनों का बीच का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा होता है भाई? तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होगा, और प्रेशर जो होता है ना ये मिनिमम होता है। मिनिमम होगा। प्रेशर मिनिमम जब रहेगा तो ये नोड, तो प्रेशर का नोड मिलता है, यहाँ पे आपको प्रेशर का नोड मिलता है, और यहीं पे सेम जगह पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड मिलता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, तो दोनों एक साथ कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब प्रेशर का नोड मिलता है ना, जब PREWSURE प्रेशर का जब आपको नोड मिलता है, तो एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो एंटी नोड में होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो मोड होता है ना वो एंटी नोड वाला होता है, एंटी नोड। ठीक है, दोनों हमेशा π/2 पे। जब इसका इक्वेशन आप लोगों ने अगर अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपने निकाला होगा ना, तो प्रेशर और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा होता है, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो थीटा प्लस π/2 से कोई आगे और कोई पीछे रहता है, दोनों के बीच में एक π/2 का फेज डिफरेंस आता है, π/2 का फेज डिफरेंस आता है, फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर हर जगह प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच, जब इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपने निकाला होगा ना, x बराबर a साइन ओमेगा टी
माइनस के एक्स। ठीक है, तो अगर ये एक्स का, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो प्रेशर के टर्म में अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहोगे तो प्रेशर के टर्म में जो होता है ना, ये ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है। ठीक है, दोनों में पाई बाई टू का, ये कॉस का मतलब है कि जब ये 0 पे था, साइन जब 0 पे रहा होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट वाला है, तो प्रेशर जो है ना उस समय मैक्सिमम रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे बना होगा ना, हाँ देख लेना भाई। तो ये जो है ना मेरा, ये प्रेशर है। तो जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है। जब प्रेशर मिनिमम होता है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। दोनों के इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे, इक्वेशंस जब आपने निकाला होगा, तो वहां पे पाई बाई टू सर का आपकी डिफरेंस। वॉइस क्लिप हो रही है। यस सर। वॉइस वॉइस ठीक तो है मेरी सानिया? सर ठीक है। यस सर आप ठीक। आप ही का नेटवर्क इशू होगा सानिया, जरा उसको आप देखो। मेरा वॉइस सही है, मैं तो एकदम फाइबर। इन भी पॉज हो गई। आप टाइप करो, कोई वॉइस नहीं आ रही है आपकी, वॉइस नहीं आ रही है। हाँ वॉइस क्लियर है। मैंने फाइबर केबल लगा रखा है ना, जियो मस्त सर्विस देता है। मुकेश मुकेश को मैंने रिक्वेस्ट किया था, वो स्पेशल सर्विस मुझे भेजता है। आ जाओ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज ऑन अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे में वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करता है भाई, इसका रीजन कोई बता सकता है? बताओ। क्लाउडी डे में, क्लाउडी डे के दिन जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लाउडी का मतलब होता क्या है, कोई बता सकता है? कि ये ह्यूमिड वाला की बात कर रहा है या ये ड्राई की बात करता है? ये बताओ, ये ह्यूमिड ह्यूमिड डे की बात कर रहा है या फिर ये ड्राई डे की बात कर रहा है? ड्राई। सर सर मॉइस्चर वाला दिन, ह्यूमिडिटी। या ह्यूमिड। यस यस राइट, ह्यूमिडिटी वाला ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ह्यूमिड के समय साउंड इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, ये सर क्वेश्चन उसे है। मीडियम मिल जाता है अच्छा खासा। ठीक है, ये तो ठीक है, बट और प्रिसाइज बताओ, और एक्यूरेट बताओ, ये सर सही है? एयर में मॉइस्चर हो जाता है तो ठीक है, वाटर ठीक है, हाँ ड्रॉपलेट्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एयर में मॉइस्चर आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, उससे क्या होगा? उससे सर क्या होगा? साउंड साउंड को मीडियम मिल जाता है तो। मीडियम ठीक है, बट फॉर्मूले से बताओ सर मैथमेटिकली। एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो कम हो वेलोसिटी जाता है, उसमें एग्जैक्टली तेज हो एग्जैक्ट। जाएगी जो मतलब। ह्यूमिड एयर जो होता है ना, जो ह्यूमिड एयर जो होता है, ह्यूमिड एयर का डेंसिटी जो है ना, ह्यूमिड एयर हैज लोअर डेंसिटी, लोअर डेंसिटी देन ड्राई एयर। ड्राई एयर की तुलना में ह्यूमिड एयर की डेंसिटी जो होती है ना, वो कम होती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो है, बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना, वो गामा पी बाई रो है। तो जिसका डेंसिटी कम होगा ना, ये तो सिंपल सा बात है उसकी भाई। वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका इनवर्सली है। जिसका डेंसिटी कम होगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो ह्यूमिड एयर का डेंसिटी कम है, तो ह्यूमिड एयर का वेलोसिटी जो है ना वो ज्यादा होता है। समझ में आया भाई? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो यस भाई। सर। किसी को डाउट है तो पूछो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, given below are some functions of x and t to represent the displacement of an elastic wave. State which of these represent traveling wave, stationary wave, none at all. बताओ भाई। कोई बता सकता है क्या इसका आंसर? सर क्या बोल रही हो सानिया, बताओ। ट्रैवलिंग वेव। सबसे पहले तो ये जो गिवन बिलो है, गिवन बिलो तो सर कुछ, इसमें गिवन क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ प्रिंस। गिवन बिलो तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। यस सर। ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एक्स एक्स और टी का कुछ फंक्शन होना चाहिए था, ये एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी कुछ होना चाहिए था, पता नहीं। ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ आते हैं। अ पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, विच हार्मोनिक मोड इज पाइप रेजोनेंटली एक्साइटेड बाय अ 42। चलो बताओ भाई, कौन सा हार्मोनिक इसमें आया हुआ है, ये बताओ। क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का कितना होता है भाई? NV बाई 4L होता है। ठीक है, और ओपन एंड का जो फ्रीक्वेंसी निकालते हो वो NV, वेट 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 वेट, ओपन एंड, ओपन का निकालते हो और ये क्लोज का निकालते हो। ओपन का जो होता है NV NV/12। 12 होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है, यहाँ जो N है ना वो ऑड नंबर है।
ठीक है, और यहाँ जो n है ना वो इंटीजर है, वो इंटीजर है। ठीक है, चलो भाई, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप इज क्लोज एट वन एंड विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाई अ 430 हर्ट्ज सोर्स। will this source be in resonance with the pipe if both the ends are open? चलो बताओ। हाँ सानिया, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर रेजोनेंस डिलीटेड है। रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस ये नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं है, ये तो ये होगा ना भाई, ये सिलेबस में होगा ना, ये कैसे नहीं होगा? ऑर्गन पाइप है ना, ऑर्गन पाइप है ना। यस सर, ऑर्गन पाइप है। हाँ तो ये ऑर्गन पाइप का केस है, रेजोनेंस दूसरा चीज हो गया, रेजोनेंस अलग चीज हो गया है, वो नहीं, उसकी हम बात नहीं कर रहे, ये ऑर्गन पाइप है। तो आपको क्या निकालना है भाई बताओ? विच हार्मोनिक मोड, ये एन की वैल्यू निकालनी है ना आपको, एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो निकालो भाई, कैसे निकालोगे बताओ, बताओ भाई। सर ओनली डॉपलर इफेक्ट डिलीटेड है। ओके मुकुल, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग कर रहे हैं ना, सब तो कर ही रहे हैं, आ जाओ। एनवी बाई 4L, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ना ये, बताओ भाई। बताओ, ये वी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ना, क्योंकि ये वी भी नहीं दे रखा है इसने, यहाँ वी भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो वी है ना, अपने आप से आपको लेना है 332 मीटर पर सेकंड, इसको ले लेना। मुझे जहां तक लगता है, पता नहीं है वी क्यों नहीं दे रखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वी तो देना चाहिए था इसको भी। क्वेश्चन में बहुत एरर है, ये सीट्स पूरा का पूरा सीट में बहुत एरर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ से एन की वैल्यू निकाल के बताओ तो, जल्दी से कैलकुलेट करो तो, एन की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर देना। यहाँ से एन का जो वैल्यू आने वाला है ना, वो आएगा 4L न्यू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। देखो तो 4 इंटू लेंथ दे रखा है 0.2 इंटू न्यू की वैल्यू दे रखी है 430, 430 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड आप ले लेना। ठीक है, सॉल्व करो तो इसको, 330 से सॉल्व करोगे, इसको 440 मान लो, इसको 44 मान, ठीक है, और इसको 330 मान लो, 0 0 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 4 4 जा 16 जा 32, ये 3.2 आया बाई 3 आया, इसको अगर तोड़ोगे तो ये 1.1 के करीब आ रहा है, 1 आ रहा है एन की सर वैल्यू। करीब करीब 1 आ रहा है। हाँ 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब क्या है भाई, ये किस हार्मोनिक में, ये किस हार्मोनिक में रेजोनेट कर रहा होगा? फर्स्ट हार्मोनिक होगा ना इसका। यस सर। यस सर। तो दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट हार्मोनिक का केस आएगा। Will this source be in resonance with the pipe if both the ends are open? आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये रेजोनेंस में है अगर बोथ पाइप ओपन होगा तो बोथ पाइप के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, जहां पे एन की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो ना। ठीक है, तो यहां से आप विल दिस सोर्स, कुछ तो गड़बड़ है इसमें यार, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो हम ठीक लगा रहे हैं, 332 लगा रहे हैं, सही या नहीं पता नहीं। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। अच्छा, दूसरा मेथड तो ये भी हो सकता है ना, विल दिस सोर्स बी इन रेजोनेंस, अगर ये रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस का कंडीशन एक और होता है ना भाई, 2L बराबर एन लेमडा आता है ना, रेजोनेंस का कंडीशन ये भी होता है ना, 2L बराबर एन लेमडा होना चाहिए। तो 2L अगर आप इसको लगाते हो, कहीं एरर है सवाल में ही, कुछ गलती लग रहा है मुझे तो। चलो ठीक है, इसको देखना, आई थिंक ये क्वेश्चन में मुझे एरर लग रहा है, पहले तो ये भी पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे डाउट है। ठीक है, इसको देखना आप लोग भी, मैं श्योर नहीं हूँ इस सवाल में। आ जाओ आगे देखते हैं, चलो। हाँ भाई, ये बता सकते हो क्या, पर्सन डीप इनसाइड वाटर कैन नॉट हेयर साउंड वेव्स प्रोड्यूसेस इन एयर, जो एयर में जो प्रोड्यूस करते हो वो नीचे जाकर के साउंड वो पानी में नहीं सुनाई पड़ता है, इसका आंसर बता सकते हो? एनीवन, कारण बताओ। हाँ क्योंकि सानिया। सर मीडियम डिफरेंट होता है, मीडियम डिफरेंट होता है।
डिफरेंट होगा तो ठीक है, वो तो ठीक है। तो डेंसिटी नहीं, डेंसिटी नहीं। डेंसिटी चेंज करने से क्या होगा तुषार? डेंसिटी चेंज करने से क्या होगा? कुछ तो साउंड जाना ही चाहिए था ना, बताओ। ये जब फ्लूइड मैकेनिक्स जब आपने पढ़ा होगा ना, फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप पढ़ रहे होगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक आया हुआ था, मैं इसको जानता हूँ, ये इस सवाल का जवाब अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के नजरिए से देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप पानी के नीचे जाते हो ना, ठीक है, जैसे ही आप पानी के नीचे जाते हो ना, आपका जो ये कान जो होता है ना, कान बहुत ही सेंसिटिव होता है। कान के जो पर्दे होते हैं ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो पूरा शरीर जब आप नीचे जाते हो तो आपको पता है कि प्रेशर बढ़ता है। इंक्रीज। हाँ, प्रेशर बढ़ता है। तो हल्का भी अगर आप नीचे जाते हो ना, तो कान आपका सबसे सेंसिटिव जो पार्ट होता है ना पूरे शरीर का, जो प्रेशर सबसे ज्यादा सेंस करता है, वो कान होता है। तो अगर पानी के नीचे जाते हो, अगर आप पानी के नीचे जा रहे हो, तो कान जो होता है ना वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, कान ही मेरा ब्लॉक हो जाता है। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं इसको पढ़ा था। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं पढ़ा रहा तो मैंने ये बताई थी कि डाइवर जब नीचे जाता है ना, तो उसका कान पूरी, सबसे पहले उसका कान जो होता है ना वो पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। आप ये फील किए होगे। तो उसके लिए वो लोग करते क्या है पता है? कान जब बंद हो जाता है तो उसके लिए वो करता क्या है वो आदमी, पता है वो लोग क्या करते हैं? उसका भी एक साइंस है कि भाई, मतलब आप क्या करो ना, कि कान को अगर आप खोलना चाहते हो ना, कान को अगर आप खोलना चाहते हो, तो आप लंबा सांस लेकर के ना आप उसको रोके रहो, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक होता है कि आप कान को खुला रख सकते हो, कान का प्रेशर को आप रिलीव कर सकते हो। कान आपका सबसे ज्यादा दर्द करता है जब आप पानी में जाओगे ना, तो अब आप फील किए होगे, ज्यादा देर तक अगर आप तैरने लगते हो तो आपका कान बहुत दर्द करता है, क्योंकि कान वो प्रेशर नहीं झेल पाता है, कान वो प्रेशर नहीं झेल पाता है। ये पर्सन की जो है ना, बायोलॉजी ये बायोलॉजिकल ये क्वेश्चन, इसका आंसर बायोलॉजी है, कुछ मैथ्स वगैरह का आंसर नहीं है। मुझे तो ये लगता है कुछ मैथ। स्लाइड दिखा दो। नेक्स्ट स्लाइड। और ये वाली स्लाइड की बात कर रहे हो आप? नो सर, जो आपने अभी क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है, ये देखो भाई, तो उसका आंसर वही होगा मेरे हिसाब से, वही लगता है। मैं इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने पढ़ा था। फ्लूइड में, हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने ये पढ़ा हुआ था। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा था कि भाई जब आप जैसे ही पानी में जाते हो, कान जो है ना वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो इसका इलाज भी बताया गया था। कोई स्विमर जो आपके पास होगा ना, किसी स्विमर तैराक से जाके पूछना कि कान वो दर्द करता है तो वो क्या करता है, तो बेसिकली वो सांस लेकर के उस सांस को ट्रैप करता है, सांस छोड़ता नहीं है, सांस को ट्रैप रखता है। जब सांस को अंदर रखोगे ना, तो कान जो है ना वो फैला रहता है, कान प्रेशर घट जाता है, कान का प्रेशर। ये तरीका होता है। अगर आप कान के दर्द को बचना चाहते हो, कान के दर्द से, तो आपको सांस रोकना पड़ेगा। रोक करके आपको, मतलब कुछ ऐसा करता है कि वो कान फैला रहता है। ये इसका टेक्निक है। ये सही है मेरा हिसाब से, तो ये सही आंसर है इसका। मैथमेटिकल आंसर कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। कान इसलिए वो नहीं सुन पाता है क्योंकि कान का ही प्रेशर कम जाता है, बहुत कम प्रेशर हो जाता है कान का। तो मीडियम, इसके आसपास का मीडियम वाइब्रेट कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, कान ही मेरा बंद है तो कुछ भी कर लो, मैं सर सुनूंगा ही इसका नहीं। आंसर डेंसिटी भी तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि जैसे मतलब डेंसर होता है वाटर, तो बाहर से जाते जाते उसकी स्पीड मतलब कम नहीं हो जाएगी साउंड वेव की? कम हो जाएगी, लेकिन वो भी मेथड सही है। v बराबर अंडर रूट गामा, डेंसिटी गामा p बाई रो, ये भी सही है। डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी घट जाएगी। ये सर तो मतलब उसके पास ये तब ये वी ठीक है, पर। ये आंसर ठीक है, ये लॉजिक तो सही है, बट वो लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ ना, वो मुझे ज्यादा सही लगता है। बायोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो कान का पर्दा ही बंद हो जाता है, ठीक है। दोनों सही है, देखना इसको। और हाँ बोलो। आंखों में क्या होता है? आंख वाँख पे प्रेशर नहीं होता, आंख पे इतना प्रेशर नहीं लगता है। मैं बता रहा हूँ कि कान जो होता है ना वो सबसे ज्यादा प्रेशर फील करता है, मैं ये बता रहा हूँ। आंख वाँख पे नहीं होता, आंख नाक ये सब उतना सेंसिटिव पार्ट नहीं होता। हमारा कान जो होता है ना वो प्रेशर सबसे ज्यादा सेंस करता है, प्रेशर, ठीक है। आंख तो आप फिर भी खुला रख सकते और हो, सर कान। इसकी इंटेंसिटी भी वहाँ कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी हाँ ठीक डेंसिटी है। बढ़ जाएगी तो। हाँ हाँ हाँ, ये सब भी सही है। तो मैथमेटिकल भी सही है, मैथमेटिकली भी सही आ रहा है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो एक लॉजिक वो भी है। चलो ठीक है, इसको आप, हाँ ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, ये कर लेना आप लोग, ठीक है। इसका L1 L2 L3 करके आता है। क्यों ये सवाल आप लोग भाई, ये तो मैम करवाई होंगी आपकी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बताओ कियो या नहीं कियो?
कर लेना भाई इसको ठीक है। ये मैं सर हाँ इसको कर लेना, L1 + L2 + L3 करके कैसे तो आता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कर लेना इसको, हो जाएगा। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत फेमस सवाल है ये आज से नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है। ठीक है। इफ अ स्ट्रिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल लेंथ 1 and 21 by सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीन मैं इसका भेज दूंगा भाई, इसका तो मैं भेज दूंगा। ठीक है। ऑर्गन पाइप का बस वही है भाई, ऑर्गन पाइप का आप बोल रहे थे ना प्रिंस, ऑर्गन पाइप का जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसकी फ्रीक्वेंसी एनबी भाई, यस सर। मैं ये याद रखता हूँ। ठीक है। याद करने का अलग अलग तरीका है, बहुत लोग अलग अलग, इसको आप 2n+1 इंटू V/4L भी याद रखते हो। ठीक है। जहाँ पे n अब जो है ना, अब n इंटीजर हो जाएगा। अब जो है ना वो n इंटीजर है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को आप लगाते हो ना तो इस फॉर्मूले में n जो है ना वो ऑड नंबर होता है, तो मुझे ये वाला ज्यादा सही लगता है, ये मैं याद करने में ज्यादा कन्वीनियंट रहता हूँ। और ओपन ओपन ऑर्गन पाइप का अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो वो NV/2L हो जाता है। यहाँ पे n इंटीजर है, यहाँ पे तो n इंटीजर ही होता है। ठीक है। बस यही था ऑर्गन पाइप, इसको डिराइव वगैरह कर सकते हो, बट ये कर लेना। ठीक है। चलो बाकी वेव वगैरह कर लेना जो करना होगा, बाकी वेव में कुछ नहीं, डॉपलर इफेक्ट तो है नहीं। सबसे मजेदार तो मजा आता था डॉपलर इफेक्ट में, वो सब तो यस है सर। नहीं। डॉपलर इफेक्ट में सोचो कि अब मतलब 20-25 क्वेश्चन जेई के हैं, 20-25 क्वेश्चन तो जेई के, मैंने तो आधे ही करवाया था, 10-12 ही मैंने 10-12 के आसपास करवाया था। यस सर। ठीक है। तो बाकी जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं डॉपलर इफेक्ट का। चलो ठीक है, एग्जाम दो अच्छे से आप लोग, फिर अब देखते हैं कब मुलाकात होती है। ठीक है। ठीक है सर ये भाई। हमें पेपर के बाद पता चलेगा हमारा मतलब सिलेक्शन नेक्स्ट वाले बैच में कब होएगा 12th का? ये मुझे इसका एक्चुअली कुछ आइडिया है नहीं प्रिंस, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। क्या होता है कि